नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। एलएसी के पार भारत की सीमा में वो स्थायी निर्माण करना चाहते थे। उनकी संख्या लगभग 300 थी। उनके पीछे लगभग 1000 सैनिक बेस कैंप में उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। हमारे मात्र 22 सैनिक वो गश्ती दल में सैनिक थे और वो जब सीमा पर उनको हलचल की पता लगी तो उन्होंने उन 300 सैनिकों के सामने दीवार बनकर उनको रोका कि आप अपने क्षेत्र में वापस जाइए। बड़ी बहादुरी से हमारे सेना के जवानों ने निहत्थे होने के बावजूद उनको मार मार कर उनको गिरफ्तार भी किया और उनके छक्के छुड़ा दिए। 300 के बदले केवल 22 भारत के सैनिक। सोचिए कितने वीर रहे होंगे हमारे सैनिक। और उन्होंने बाकायदा उनको पीछे धकेल दिया और फिर जब पीछे से सपोर्ट आई, दिल्ली तक बात पहुंची, सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ था कि भारत की भूमि में 1 इंच अंदर भी कोई भी हो उसका कदम बिल्कुल भी सहन नहीं करना है। जो आपको करना है, आप जो मौके की नजाकत को देखते हुए कर सकते हैं। सेना के अधिकारियों को कह दिया गया, हमारी तरफ से बिल्कुल खुली छुट्टी है, जैसा आप समझ सकते हैं वैसा करिए। अब बदली हुई सरकार है। अब वो सरकार नहीं है कि जमीन छोड़कर भाग जाएं और इसलिए वापस भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, सेना के एक्सपर्ट, रिटायर लोग, मेरी उनसे बात होती है कि आखिरकार ये होता क्यों है। पिछले साल हमने देखा ये गलवान में हो रहा था, फिर अब अरुणाचल प्रदेश में बार बार हो रहा है। आखिरकार चीन ऐसा करता क्यों है? तो सेना के जो एक्सपर्ट हैं उनकी माने तो वो ये कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि ये अभी और होगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूं, हालांकि उन तक सारी सूचनाएं ऑलरेडी हैं, क्योंकि जो वो रिटायर सेना के ऑफिसर्स हैं, रिटायर आईबी के अफसर्स हैं, वो ऑलरेडी सरकार तक ये बातें सरकारी सूत्र पहुंचा चुके हैं। लेकिन हम सबको भी ये बात समझना चाहिए कि जो चीन की चाल है वो क्यों है और कहां है, अगली चाल क्या होगी। तो जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी लद्दाख के बाद, जब लद्दाख में भारत के एलएसी पर चीन ने 50,000 सैनिक बिठाए, -40 डिग्री टेम्परेचर इस समय हो जाता है, उसको लग रहा था कि भारत वाले तो मुकाबला कर नहीं पाएंगे, इनके पास तो ऐसे बंकर हैं नहीं जिसमें बर्फ में रहा जा सके, इनके पास तो वैसे संसाधन है नहीं, इनके पास तो वो नेटवर्क है नहीं कि ये हमारी घुसपैठ और हलचल का पता लगा सकें। और इसीलिए उनको लग रहा था कि आज नहीं तो कल भारत के जो सैनिक हैं ये लद्दाख में वापसी अपने बेस कैंप में नीचे चले जाएंगे। और जब ये नीचे चले जाएंगे तो गलवान घाटी में हम यहां कब्जा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कहेंगे ये तो हमारी जमीन है, यहां तो हमारा कैंप है, यहां तो हम बैठे हैं 1 साल से। लेकिन उसकी चाल को भारत की सेना ने नाकाम कर दिया, क्योंकि आज का भारत वो बदलता हुआ भारत है जिसने चीन से भी अत्याधुनिक वहां हमारे बंकर बना दिए। उन बंकरों में सेना के लोगों से मेरी बात हुई है, वो ये बताते हैं कि जैसे आप और हम कहीं कश्मीर में अपने घरों में रहते हैं, ठंड अंदर रहती है लेकिन अंदर का वातावरण ऐसा है कि हम आराम से कपड़ों में रह सकते हैं। कहते पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले वहां जो बर्फ में ड्यूटी देने वाले लोग हैं वो बेस कैंप में आने के बाद भी वो अपनी यूनिफॉर्म, जूते तक भी उतार नहीं पाते थे जब तक उनको वहां रहना है, क्योंकि -40 डिग्री टेम्परेचर में बेस कैंप के अंदर भी वो जो टेंट लगे होते थे उसमें भी इतनी कड़ाके की सर्दी होती थी कि वर्दी उतारने का मतलब है, जूता उतारने का मतलब है कि वो अंग गल जाएगा। और इसलिए वो उसी कंडीशन में रहते थे जिसमें कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। आप सोचिए, आप जूते पहने हुए हैं, आप 3 गुना लेयर वाली ड्रेस पहने हुए हैं, क्या आप आराम से सो सकते हैं? नहीं। और इसलिए आराम नहीं मिलता था। लेकिन आज मोदी सरकार ने उनके लिए अत्याधुनिक ऐसे बंकर बना दिए हैं जो -40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी उनको वो सारी सुविधा देते हैं, जैसे कि आप घर में आराम से कपड़े उतारकर लोअर पहनकर सो सकते हैं, लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और इसलिए हमारी सेना वहां अधिक समय तक टिक सकती है। और 50,000 सैनिक हमारी भारत सरकार ने, सेना ने वहां सामने भिड़ा दिए। चीन को लगा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। और इसीलिए आपको एक और बात बता दूं, S-400 की तैनाती और 5G नेटवर्क सबसे पहले यदि कहीं काम कर रहा है तो वो लद्दाख एरिया में है। आज वहां नेटवर्क की कमी नहीं है, पहले तो नेटवर्क आता ही नहीं था क्योंकि टावर नहीं थे, उस तरह की व्यवस्था नहीं थी।
लेकिन आज 5G नेटवर्क ट्रायल अभी पूरे देश में चल रहा है। सबसे पहला काम वहां किया गया और ड्रोन तैनात कर दिए गए। इजराइल के हैरान ड्रोन जो आए हैं वो वहां तैनाती हुई। अब इनको लगता है कि यार यहां तो मुकाबला हो नहीं सकता, तो दूसरी जगह से डिस्टरबेंस करो। तो अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए। उनको लग रहा है अरुणाचल प्रदेश में तो इनके कोई गतिविधि है नहीं। हालांकि मोदी सरकार पहले ही दिन से 2014 में जब से आई है केंद्र में, तभी से उसके ध्यान में था कि चीन से लगती हुई जितनी भी सीमा है, पाकिस्तान से लगने वाली जितनी भी सीमा है, उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करेगा। और इसी योजना में अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट बनाया, वहां की सड़कें बन रही हैं। आपने वीडियोस में देखा होगा, कुछ टीवी चैनल वहां गए रिपोर्टिंग के लिए। हालांकि अभी कच्ची सड़क है, लेकिन वो सड़क पहले कभी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसी सरकारें कांग्रेस की रही हैं जो खुद ही ये कहते थे अरुणाचल प्रदेश तो भारत का है ही नहीं, चीन की भाषा बोलते थे। लेकिन मोदी जी आए तो उन्होंने कहा नहीं, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हम इसमें कोई भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सड़कें बनाई जा रही हैं बड़ी तेजी के साथ, और इसीलिए चीन को लगता है कि ये तो यार यहां तक आके बैठ गए, तो ट्राई करना चाह रहा था कि यहां देखिए कैसे पहुंचेंगे। अपने बेस कैंप से कुछ सैनिक भेज के देखता हूं, अगर वहां 300 सैनिक गए और वो जम गए तो जगह तेरी। लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी, हमारे सैनिकों ने वहां उनको खदेड़ दिया। आज हर मोर्चे पर हम मुकाबले को तैयार हैं, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि अब इसका अगला कदम उत्तराखंड में होगा। जी हां, उत्तराखंड में भी ये हलचल कर रहा है। और आपको मैं यहां याद दिला दूं, उत्तराखंड में जो माना गांव है, वहां मोदी जी एक सभा करने गए थे। वो इसलिए नहीं कि कोई चुनाव आ रहा है तो वहां वोट चाहिए ना, मोदी जी की रणनीति है कि वो लोगों को याद दिला देना चाहते हैं कि माना तक हमारा क्षेत्र है। हालांकि वो आखिरी माना जाता है, उसके आगे पहाड़ी के ऊपर चीन और भारत की LAC है। लेकिन मोदी जी ने वहां सभा को करके पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि हम हर तरह से चौकन्ने हैं। तो सूत्र बता रहे हैं कि अगला इसी तरह का जो अतिक्रमण करने की नीयत से घुसपैठ है, वो चीन उत्तराखंड में करेगा और इसी तरह हिमाचल में करने की हिमाकत करेगा। वो चारों तरफ से सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। आप सोचेंगे ऐसा वो कर क्यों रहा है, तो आपको बता दूं, असली पूरा मुद्दा जो एक्सपर्ट कहते हैं वो है, पूरा उसका ध्यान फोकस क्यों है, क्योंकि वो है साउथ चाइना सी के लिए। साउथ चाइना सी में उसकी विस्तारवादी और हैंकड़ी तोड़ने के लिए भारत के साथ मिलकर के दुनिया के कई देश एकजुट हुए हैं और चीन को करारा जवाब दिया है। उसमें ताइवान शामिल हुआ है, उसमें जापान है, उसमें अमेरिका है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, और ऐसे कई सारे देश मिलकर उसकी उस हैंकड़ी को तोड़ने के लिए एकजुट हुए हैं, जिसको आप देख रहे हैं। तो आज जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, इसमें दुनिया के 20 देश भारत में आएंगे। भारत की अध्यक्षता में बैठकर यहां चर्चा विचार विमर्श होगा, वहीं कई देशों के प्रतिनिधि यहां इकट्ठा होने वाले हैं, तो इस पे चर्चा जरूर होगी। और ये इसकी बौखलाहट का कारण है कि इसकी हर बात की चाल का खुलासा भारत कर रहा है और दबाव में आ नहीं रहा है। तो भारत ने जो घोषणा की थी कि POK भारत का अभिन्न अंग है और हम इसको लेकर रहेंगे, और उसको लेकर के जो हमारे रक्षा मंत्री जी का बयान आया, उसके बाद गृह मंत्री जी का बयान आया, और इसके थोड़े ही दिन बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जनरल का बयान आ गया। तो इससे चीन को लग गया कि ये तो जल्द ही कहीं ना कहीं POK पर चढ़ाई करने वाले हैं, और POK वो जगह है जहां CPEC पर अरबों खरबों रुपया चीन ने इन्वेस्ट कर रखा है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, और वो चाहता है कि दुनिया में कब्जा करने के लिए, व्यापार फैलाने के लिए ये मार्ग उसके लिए बेटर है। जब भारत ने घोषणा कर दी कि हम तो POK लेके रहेंगे, तो इसको लगता है कि POK पर किसी भी दिन भारत चढ़ाई कर सकता है, और दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये भारत का अंदरूनी मामला है। और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत की ये बात दुनिया के समझ में आ गई कि जिस तरह से रूस यूक्रेन से अपनी जमीन वापस लेने के लिए युद्ध कर रहा है, प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस नहीं रुक रहा है और जमीन पर बढ़ता जा रहा है। उसकी लड़ाई तहस नहस करने के लिए नहीं है, अपनी जमीन को वापस लेने के लिए है। और खूब अच्छी तरह चीन भी जानता है और पाकिस्तान भी कि भारत की सेना जिस दिन
शुरुआत करेगी। आने को तो वो लाहौर तक आ सकती है, लेकिन पीओके पर पूरा कब्जा करके ही दम लेगी। भारत की सेना के एक्सपर्ट कहते हैं कि हम ये काम कुछ ही घंटों में करके निपटा देंगे। चीन भी ये बात जानता है, तो उसको लगता है कि पीओके में ये भारत की सेनाएं आक्रमण करें, इसके पहले इसको चारों तरफ से घेर कर इसको डिस्टर्ब कर दो, इसका ध्यान बाकी जगह बढ़ जाए। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि आज केंद्र में मोदी की सरकार है। भारत की सेना वो तो पहले से ही जांबाज है, नंबर 1 है, दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन आज केंद्र में जो सरकार बैठी है, उसका मैं नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उसके चलते आज जो दुनिया के शक्तिशाली देश भारत के साथ मिलकर खड़े हैं, भारत के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं। जहां रूस हमको एक तरफ कच्चा तेल दे रहा है, खाद्य तेल दे रहा है, बाकी सामान दे रहा है, वहीं दुनिया के कई देश आज भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत के साथ मिले हुए हैं। अगर रूस यूक्रेन की तरह भारत और चीन का युद्ध होता है, पाकिस्तान के साथ भी होता है, तो आप जानिए कि जिस तरह से रूस अलग थलग अकेला अपने बल पर इस युद्ध को लड़ रहा है यूक्रेन से, भारत भले ही चीन से संसाधनों में या सेना की संख्या में भले ही कुछ कम होगा, लेकिन भारत के साथ जो बड़ी शक्तियां मिलकर के चीन की विस्तारवादी नीति से निपटने के लिए और उसकी विस्तारवादी नीति से जो परेशान है, सब मोदी जी के एक इशारे पर भारत के साथ खड़ी होंगी। यानी जिस तरह से चीन भारत को घेरने की षड्यंत्र कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो चारों तरफ के बॉर्डर को घेर कर लद्दाख एरिया, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये 4 बॉर्डर से हमला करेगा या चारों तरफ से वो अंदर घुसपैठ की कोशिश करेगा, तो वो घुसपैठ कर पाएगा ये उसका सपना ही रह जाएगा। क्योंकि जिस भी दिन उसने भारत के मोर्चे को खोला, समझिए चीन पर भी कम से कम 10 तरफ से हमला होगा, 10 तरफ से। उसी दिन चीन का खात्मा तय है। भारत से पंगा लेना, समझ लीजिए चीन को इतना भारी पड़ने वाला है कि वो सोच भी नहीं सकता। और भारत की वो तैयारी है। बस भारत की तैयारी यदि नहीं है तो वो भारत के भीतर बैठे हुए भारत के दुश्मनों से, उनसे तैयारी नहीं है। जो हमारे सीडीएस इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने एक जिक्र किया था कि जिस दिन चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ, वो खाली चीन से नहीं होगा, वो 2.5 मोर्चे पर होगा। 2.5 कौन सा? एक चीन, एक पाकिस्तान और 0.5 यानी आधा वो भारत के अंदर बैठे हुए जो चीन के इशारे पर पलते हैं। और इसी का जिक्र हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। उन्होंने कहा इशारे में कि जो आज कांग्रेस चीन को लेकर हल्ला कर रही है संसद के अंदर, वो झांके अपनी बगल में कि राजीव गांधी फाउंडेशन नाम से उन्होंने 1.3 करोड़ रुपया जो चीन से चंदा लिया, किस एवज में लिया? जब गलवान घाटी में हमारे जवान चीन से आमने सामने भिड़ रहे थे, तब कांग्रेस के लीडर बैठकर चीनी दूतावास में उनकी चाय पी रहे थे। क्यों? ऐसी तनावग्रस्त स्थिति में वो क्यों गए थे? इसका कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। यही है समझने की बात कि ये जो अंदर बैठे हैं, इनसे कैसे निपटा जाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि हमारी जो सेना है वो पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर 4 नहीं 6 मोर्चे खोल दें। हमारी सेना पूरी तरह चीन और पाकिस्तान को इकट्ठा देखने के लिए सक्षम है, बिल्कुल डाउट नहीं है। जो 22 सिपाही ने 300 लोगों को मुक्का मारकर पीछे धकेल दिया हो, सोचिए उनकी ताकत कितनी है। हमारी सरकार इस काम में काबिल है कि वो दुनिया की शक्तियों को कैसे अपने साथ जोड़ेगी। देश के अंदर बैठे गद्दारों से निपटने के लिए अगर ये देश के अंदर गड़बड़ करना शुरू करेंगे, चीन की भाषा बोलना शुरू करेंगे, ये हल्ला गुल्ला करना शुरू करेंगे, जो कि जिस तरह से इन्होंने संसद में किया, तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी, हर देशवासी की जिम्मेदारी बनती है कि ये देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब आप और हम, जो इस देश को, भारत माता को अपनी माता मानते हैं, हम इस देश से प्यार करते हैं और अपने आप को राष्ट्र प्रेमी कहते हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हां लिखिए
और इस वीडियो को पूरे देश में फैला दीजिए, क्योंकि आपको बता दूं, आज नहीं तो कल, पता नहीं कब यह समय आ जाए कि हमारी सेनाओं को चीन और पाकिस्तान के मोर्चे की तरफ मूव करना पड़े। ऐसे में आप और हम, तैयारी हमारी अधूरी ना रह जाए, इसके पहले हम सब चेत जाएं और हमको करना क्या है, एकजुट रहना है और देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों का हर मोर्चे पर मुकाबला करना है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो गली और मोहल्ला हो। ये देश को संभालने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। जिसने इस भारत माता को अपनी माता माना, वो मां की सेवा में आ गया है, ये जिम्मेदारी उसकी है। तो ये जिम्मेदारी में एक छोटा सा हम सहयोग घर बैठे कर सकते हैं, ये वीडियो को हर राष्ट्रभक्त तक पहुंचाने के लिए, हर सनातनी तक पहुंचाने के लिए। मैंने अपना काम किया कि मैसेज दिया, अब आपका काम है, अब आपकी बारी है। देखते हैं ये वीडियो कहां तक पहुंचती है। वंदे मातरम।